मेरे प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है विनिर्माण के क्षेत्र में। ठीक है, विनिर्माण के क्षेत्र में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बात की चर्चा करने के लिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, आपको पता है कल की डेट क्या थी? 14 जुलाई, है ना? तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए मेरे प्रश्न को। अभी कोई भी उत्तर नहीं देना, बस आप प्रश्न को सुन लीजिए और इस कक्षा के अंत में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल 14 जुलाई थी। 14 जुलाई, ठीक है, 2023। इस डेट की या इस दिनांक की भारत में एक ऐतिहासिक घटना घटी। कल भारत में एक ऐतिहासिक घटना घटी। ठीक है, आप सभी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हो, समाचार देखते रहते हो, है ना? समाचार देखते हो, समाचार पत्र को पढ़ते हो। तो मेरे बच्चे, जो मैं अभी ये जो प्रश्न किया, कल जो भारत में जो ऐतिहासिक घटना घटी उसके बारे में अगर आपको याद आ रहा है तो आप अपने मन में रखिए। अभी इस क्लास के बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही, उसके बाद हम आपके पास माइक देंगे, उसके बाद आप और हम उस चर्चा में शामिल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा आज का विषय है विनिर्माण के क्षेत्र में। अब मेरे बच्चों, ये विनिर्माण क्या है? विनिर्माण यानी अंग्रेजी में हम उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, अंग्रेजी में हम उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, विनिर्माण। अब ये शब्द आपने सुना है क्या? ऐसा एक शब्द आपने सुना है कि विनिर्माण? अब देखो, ये विनिर्माण क्या चीज होती है? विनिर्माण ऐसी निर्माण को कहते हैं, यानी कि कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना। क्या बोला मैंने? कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु में बदलना। ठीक है, अब ये कच्चा माल क्या है और मूल्यवान वस्तु क्या है? ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग कर सामान बनाना। ठीक है, नए नए सामानों को बनाना, विशेष प्रकार का निर्माण करना, विशेष प्रकार का निर्माण करना, यानी कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में बदलना। ठीक है, तो देखिए, पुस्तक निकालिए और ये देखिए, पुस्तक में हम देखेंगे कि विनिर्माण क्या है। देखो, पहला क्या आ रहा है? विनिर्माण जो है उसकी जो परिभाषा है, ठीक है, कच्चे माल को, अपने पुस्तक में ध्यान से देखिए, ठीक है, और मैं जो बोलती हूं तो उसको अंडरलाइन लगा दीजिए। ठीक है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर, ठीक है, परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को, अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। एक और बार, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अब देखो, विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर, ठीक है, हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत ही मानवीय गतिविधियां आ जाती है। ठीक है, अब जो है औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है इसको। प्राय हम लोग क्या कहते हैं इसको? जो मानवीय गतिविधियां उच्च तकनीक तक पहुंच जाते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हस्तकला से लेकर, हस्तकला क्या चीज होती है? हस्तकला जिसे हम हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, जो हाथ से बनाया जाता है। अब पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको समझाती हूँ कि कच्चा माल। देखो बेटो, ये
जैसे कि आपके हाथ में बहुत ही अच्छा जो उदाहरण है आपके हाथ में है, वो है कागज या आपकी पुस्तक, है ना। ये पुस्तक कैसे बनाया जाता है? ये पुस्तक आपके बहुत ही उपयोग की चीज है, बहुत ही उपयोगी है ना पुस्तक, बहुत ही उपयोगी चीज है ये पुस्तक। अब इस पुस्तक का निर्माण कैसे किया जाता है? इस पुस्तक को कैसे निर्माण किया जाता है? पहले तो पेड़, क्या किया जाता है? पेड़ को काटा जाता है ना, पेड़ को काटा जाता है। फिर उस पेड़ को काटकर क्या किया जाता है? उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम काष्ठ या लुगदी बोलते हैं, काष्ठ या लुगदी बोलते हैं, ठीक है। लुगदी, काष्ठ या लुगदी बोलते हैं उसको। अब इसे क्या किया जाता है? इसको जो है रासायनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, रासायनिक पदार्थों से, है ना, केमिकल्स, रासायनिक पदार्थों से मिलाया जाता है। अब क्या किया जाता है? इसको मशीनों द्वारा, ठीक है, इनको बड़े बड़े मशीनों में डाला जाता है और इन मशीनों द्वारा क्या बनाया जाता है? कागज बनाया जाता है इनसे, ठीक, कागज बनाया जाता है। अब इन कागजों को क्या करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस में भेजते हैं हम लोग, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस में भेजते हैं। प्रिंटिंग प्रेस में क्या होती है? इसमें छपाई होती है और ये पुस्तक के रूप में आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो हमने देखा, ये जो पेड़ है, पेड़ को काट कर उसकी काष्ठ या लुगदी बनाई जाती है, ठीक है, ये कच्चा माल है। और इस कच्चे माल से रासायनिक पदार्थों को मिलाकर कारखानों में जाकर, बड़े बड़े मशीनों में जाकर फिर इनका क्या किया जाता है? इनको कागज बना में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, कागज में परिवर्तित किया जाता है। और प्रिंटिंग प्रेस सब में ले जाकर क्या करते हैं? इनको किताब के रूप में बनाया जाता है और ये पुस्तकें हमारे हाथ में आ जाती हैं, ठीक है। तो उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, उसका मूल्य भी बढ़ जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे कि गन्ना है ना, गन्ना, शुगर केन जिसे कहते हैं हम लोग, गन्ना। अब इस गन्ने का रस निकाला जाता है, गन्ने का रस निकाला जाता है। इस गन्ने के रस को निकालकर मशीनों में डालकर कारखानों से होकर क्या बनाया जाता है? इससे चीनी बना दी जाती है, ठीक है, चीनी बना दी जाती है, शुगर, ठीक है। तो गन्ना जो है वो कच्चा माल है, उसके रस से चीनी बना दी जाती है, तो विनिर्माण हो गया। क्या हो गया? वो विनिर्माण हो गया, विशेष प्रकार का निर्माण हो गया ये। अब आए समझ में? यानी कि देखो, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। इसे हम वस्तु निर्माण या विनिर्माण कहते हैं। आप उसको अपने पुस्तक में पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। फिर विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर हाथों से बनाई हुई वस्तुएं, है ना, आप देखते हो कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी से कई कई वस्तुएं बनती हैं, जैसे कि मटके बना दिए, है ना, और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं हम लोग उससे, है ना, गमले बना दिए। तो क्या करते हैं? वो हस्तकला है, जैसे कि उसमें थोड़े से पेंटिंग सब कर दिए तो वो हस्तकला हो गई, है ना। तो हस्तकला से लेकर, हस्तकला तो बहुत ही छोटे जो है इसकी बहुत छोटे छोटे उत्पादन होते हैं इससे, है ना, यानी कि मनुष्य के हाथों से बनाया जाता है, तो कम ज्यादा समय भी लगता है और ज्यादा लोग भी इसमें आते हैं। इससे लेकर उच्च तकनीक तक, उच्च तकनीक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी, जैसे कारें बना दिए, बड़े बड़े मशीनें बना दिए, है ना, तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां इसमें आ जाती हैं। किंतु इसका उपयोग प्राय औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन मीन्स बहुत ही ज्यादा उत्पादन, यानी कि कारखानों द्वारा, मशीनों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा बहुत ज्यादा उत्पादन
ही हम इसको औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में इसको लिया जाता है, विनिर्माण को, ठीक है। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है औद्योगिक उत्पादन में, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल जाता है, ठीक है। अभी देखो हमारी भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं, उस बहुत बड़ी जनसंख्या है तो बहुत ज्यादा चीजें हमें चाहिए, है ना। तो छोटे छोटे चीजों, कम कम चीजें नहीं चाहिए हमें, बहुत ज्यादा चीजें चाहिए। इससे क्या, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कच्चा माल बड़े पैमाने पर क्या किसमें बदल दिया जाता है, तैयार माल में बदल दिया जाता है, ठीक है। तैयार माल में इसको बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। ये उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स, जैसे कि हम लोग हैं, है ना, हम लोग उपभोक्ता हैं। कोई भी चीज वस्तुओं का उपयोग कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, है ना, मनुष्य करता है। तो विनिर्माण से तैयार माल जो है, जो प्रोडक्ट है, वो हम लोग कंज्यूम करते हैं या हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो हम कौन हुए, हम उपभोक्ता हुए, ठीक है। जो चीज को उपयोग करते हैं उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। अब मेरे बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो भारत है, हमारा भारत कृषि में तो सबसे आगे है ना। कृषि में सबसे आगे माने बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग आगे हैं। अब देखो उद्योग धंधों के बारे में अगर हम बात करें, तो उद्योग धंधों के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि हमने पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि हमारे भारत में लाखों गांव हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं, ठीक है, जो कृषि पर निर्भर करते हैं और जो क्या नहीं करते, उद्योग धंधों में कम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो विनिर्माण क्षेत्र क्या करती है, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देती है। रोजगार क्या है, यानी कि नौकरी, यानी कि जो काम धंधे, ठीक है, नौकरी को या काम धंधों को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि जो हम लोग कृषि करते थे, पहले जो कृषि करते थे, ये देखो विनिर्माण का एक चित्र भी आपके इसमें दिया हुआ है आपके किताब में, देखो बहुत ज्यादा पैमाने पर कच्चे मालों का उपयोग कर कर उसको उपयोग के वस्तुओं में बदल दिया जाता है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। हमने पहला पॉइंट ये बोला कि ये बहुत सारे रोजगार प्रदान करते हैं, है ना। विनिर्माण जो है ये क्षेत्र रोजगार प्रदान करते हैं, यानी कि जो जिनको काम धंधे नहीं है, जो कृषि पर बहुत ज्यादा आधारित है और कई लोगों को बहुत ही कम क्या बोलते हैं पैसे मिलते हैं, वो सब क्या कर सकते हैं, विनिर्माण होने से बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगेंगे, बड़े बड़े कारखाने लगेंगे, तो उनमें बहुत सारे लोगों को काम मिलता रहेगा, ठीक है। तो दूसरा देखो, विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो यानी कि अब देखो नए नए तकनीकों से हम लोग कृषि करते हैं आजकल। पहले हमने पढ़ा था, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पहले लोग हल चलाते थे और क्या बोलते हैं बैलों से जो है जोतते थे जो जगह है, ठीक है, खुदाई करते थे। तो उससे क्या लगता था कि ज्यादा श्रम लगता था, ज्यादा समय लगता था और क्या मिलता था, पैसे भी कम मिलते थे, ठीक है। लेकिन आजकल हमें पता है कि हमने पढ़ा कि ट्रैक्टर्स के यूज होने लगे, थ्रेशर यूज होने लगे, हार्वेस्टर यूज होने लगे। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे तकनीकें जो है हमारे कृषि के क्षेत्र में भी आए, जिससे कि क्या हुआ, जिससे कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था कृषि के जो क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा क्या हुए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम लोग, ठीक है, और से पैसे भी मिलने लगे। अब देखो इस विनिर्माण के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को संपन्न कैसे बनाती है, इससे कि क्या होता है कि बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है या काम मिलता है या पैसे मिलते हैं, जिससे कि गरीबी मिट जाती है, ठीक है, जिससे कि गरीबी मिट जाती है। आ रहा है समझ में आपको? देखो
विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपको बताया है ना, कृषि संसाधनों के मूल्य संवर्धन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। ठीक है, अब ये नीतिगत आवश्यकताएं, जैसे कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उनको पूरा करती है। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए, हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करती है और संपोषणीय विकास की दृष्टि से। ठीक है, ठीक है, संपोषणीय विकास यानी कि जो हमारे आगे के जो जनरेशंस है, ठीक है, यानी कि भविष्य की जो पीढ़ियों की आवश्यकताएं, हमारे बाद भी तो बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, बच्चे होंगे, फिर वो बड़े होंगे, तो हम क्या कहेंगे, भविष्य की पीढ़ियां, वो हमारी भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। ये नहीं कि हमने आज हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको कुछ ना दे हम लोग, नहीं। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा करती ही है और संपोषणीय विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। अब ये राष्ट्रीय विनिर्माण नीति क्या है? राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, देखो एक शब्द आ गया यहाँ पर, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। अब ये क्या है? ये क्या है कि अगले 10 साल में 10 करोड़ रोजगार सृजित करना, इसका लक्ष्य पूरा करना है। हमारे भारत सरकार ने ये प्रण ले रखा है कि अगले 10 सालों में 10 करोड़ से भी ज्यादा क्या रोजगारों को, लोगों को रोजगार देना, इसकी लक्ष्य की पूर्ति करना। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। और राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना। निवेश क्या है? यानी कि इन्वेस्टमेंट, बाहर से लोगों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे जो देश में जो लोग हैं पैसे इन्वेस्ट कर कर, यानी कि निवेश कर कर नए नए उद्योग धंधे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सब हमारी सरकार जो है हमारे साथ है। व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना। व्यापार के जो नियम होते हैं वो सबको पता नहीं होते हैं ना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना, व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और सरल बनाना, बहुत ही आसान बनाना। बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना। बीमार इकाइयां क्या है? जैसे कि कई कारखाने जो बहुत ही पुराने हैं, ठीक है, कई उद्योग धंधे बहुत पुराने हैं, इनमें या तो फिर पैसों की कमी की वजह से या कच्चे माल की कमी की वजह से या उनके मशीन्स उतने अच्छे नहीं है, उस वजह से जो है क्या किए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो उनको क्या है, उनको ऊंचा उठाकर हम क्या कर सकते हैं, वो उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं, उनको सुगम बनाना। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना। अब देखो, औद्योगिक प्रशिक्षण, अब जो है उद्योग धंधे लगाएंगे तो सब कोई तो उसमें काम नहीं कर सकता, उसमें कौन लोग काम कर सकते हैं? जिनको उनके बारे में कुछ जानकारी होती है ना। तो उसमें क्या करना चाहिए, हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए? उनको औद्योगिक प्रशिक्षण देना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण यानी कि उस उद्योग धंधे के बारे में क्या देना चाहिए उन्हें, एक क्या करते हैं, उन्हें जो है उनके लिए जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस का प्रबंध कर कर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है, से हम प्रशिक्षण कहते हैं या ट्रेनिंग कहते हैं। और कौशल उन्नयन, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका उपयोग बढ़ाना, उपाय करना। ठीक है, और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशदारिता है। पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देने, यानी कि पूंजी क्या है, पूंजी यानी कि पैसा लगाना। ठीक है, पैसे लगाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े। ठीक है, जो छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे जो उद्योग है, ठीक है, वो भी आगे बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। ठीक है,
तो ये तो थी हमारे विनिर्माण के क्षेत्र में जो तरक्कियां हुई। ठीक है, एक और बार मैं बता देती हूँ क्या है ये विनिर्माण। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक। ठीक है, हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। लेकिन इसका जो औद्योगिक जो इसका प्रयोग है, विनिर्माण जब हम कहते हैं तो ज्यादातर हम किस पर ध्यान देते हैं, जो औद्योगिक उत्पादन है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो उत्पादन है उसके उसके अर्थ में लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन में क्या होता है बच्चों, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। थोड़ा बहुत नहीं, कम चीजें नहीं, ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल के रूप में बदल दिया जाता है। ठीक है, और विनिर्माण से तैयार माल क्या करते हैं, उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। बच्चों ये जो वर्ड्स है ना, जो उपभोक्ता है ना, औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन, फिर उपभोक्ता, हमें पता है कंज्यूमर्स, जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं, द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर क्या करता है विनिर्माण क्षेत्र जो है, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। इसमें रोजगार की तरफ को, यानी कि बहुत से ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देती है, ये नौकरी देती है ना। फिर हमने कहा यह किसी भी अर्थव्यवस्था को संपन्न बनाती है। किसी विनिर्माण क्षेत्र जो है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को संपन्न बनाती है। अब हमें पता है बच्चों कि जैसे कि अमेरिका है या फिर रशिया है या चाइना है, ये सब विकसित राज्य है ना, ये सब विकसित राज्य है। और भारत जैसे राज्य जो है विकासशील राज्य है। आपको पता है विकसित राज्य और विकासशील राज्यों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? विकसित राज्य, विकसित राज्य, ठीक है, विकसित राज्य और विकासशील राज्य। विकासशील राज्य, विकसित राज्य वो राज्य होते हैं जो हर तरफ से विकसित हो चुके होते हैं। देखो आपको ये वर्ड्स देखने में पता लग रहा है ना, यानी कि उनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही मजबूत होती है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होती है, बहुत संपन्न होते हैं वो लोग, है ना। अमेरिका, चीन, रशिया, ये सब जो है बहुत ही संपन्न राज्य है। क्यों? क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा है, कारखाने बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को वहां पर नौकरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग पैसे कमाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा है सबको। ठीक है, तो वो विकसित राज्य है। हमारा राज्य जो है वो विकसित होने जा रहा है, यानी कि अभी विकासशील है। ठीक है, हमारा भारत जो है अभी विकासशील है। हमारे भारत में भी अब अगर बहुत सारे उद्योग धंधे और बहुत सारे कारखाने ऐसे सब लग जाएंगे तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है मजबूत बन जाएगी। ठीक है, तो विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था को संपन्न बनाती है या अर्थव्यवस्था की संपन्नता का जनक है। और इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों के मूल संवर्धन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए बहुत उपयोगी है ये, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी, और हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने और संपोषणीय विकास, मैंने आपको बताया संपोषणीय विकास क्या है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये कार्य करेगी, या फिर क्या करेगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी, हमारी जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को भी यह पूर्ति करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण, यानी कि आने वाले समय में हमारा देश भी अन्य राज्यों की तरह क्या बन जाएगा, बहुत ही ज्यादा अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूत बन जाएगा। ठीक है, देखो हस्तकला, हस्तकला यानी कि हाथों से बनाने वाला, ठीक है, हाथों से बनाते हैं, जो चीजों कारीगर होते हैं वो बनाते हैं हाथों से, ठीक है, तो उसे हस्तकला कहते हैं। अब अगला है देखो उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में
अब ये जो विनिर्माण और उद्योग है, ये दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं, ठीक है। उद्योग के क्षेत्र में अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है, उद्योग के क्षेत्र में। अब देखो उद्योग के क्षेत्र में क्या क्या है। पहले जो है हमारे देश में, पुस्तक देख रहे हो ना आप सभी, पहले हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, ठीक है, बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही तरक्की कर चुका है, ठीक है। पहले हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे और लोगों के रहन सहन के स्तर में वो दिखने लगा, ठीक है। अब देखो बच्चों कि हमने कहा कि हमारा देश पहले जो है उद्योग धंधों में पिछड़ा हुआ था, लेकिन आजकल हमारा देश उद्योग धंधों में काफी आगे निकल रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि उद्योगों के कारण जो है गुणवत्ता वाले उत्पाद, यानी कि जो अच्छे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पहले तो हमें जो अच्छे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स यानी कि गुणवत्ता वाले अगर चीजें हमें चाहिए तो हम विदेशों से मंगवाते थे, या विदेशों से जो आई हुई चीज थी उसका हम प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन अभी उद्योग धंधे जो है हम तरक्की कर चुके हैं, तो इसके कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद हमें अभी क्या हो रहे हैं, सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं, ठीक है। और लोगों के रहन सहन के स्तर को भी इसने क्या किया है, बढ़ावा दे दिया। यानी कि रहन सहन, पहले जो हम लोग जो वस्त्र पहनते थे, वैसे उस तरह के वस्त्र आजकल हम नहीं पहनते हैं ना। पहले क्या करते थे, सूती के वस्त्र ही हुआ करते थे, वही पहनते थे पहले के लोग सब। उसके बाद फिर धीरे 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 अच्छे अच्छे कपड़े आए, ठीक है, अच्छे अच्छे मशीनों में, अच्छे अच्छे फैक्ट्रियों में, कारखानों में सब क्या हुए, अच्छे अच्छे वस्त्रों का निर्माण होने लगा, ठीक है। तो उससे हमारा जो है, हम लोगों ने अपने कपड़ों में सब बदलाव लाए, ठीक है, हमारे रहन सहन में बदलाव आने लगा, अच्छी अच्छी चीजों का हम लोग उपयोग करने लगे, गुणवत्ता वाले उत्पाद को सस्ते दामों पर हमें मिलने लगा, ठीक है। तो हमारे इससे क्या हुआ कि हमारे रहन सहन के स्तर में भी यह दिखाई देने लगा। वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग क्या है, देखो वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग, खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। खनन उद्योग और लौह और इस्पात उद्योग क्या है बच्चों, ये जो है क्या बोलते हैं, आयरन और स्टील कहते हैं जिसे, ठीक है, उसका उद्योग, सीमेंट का उद्योग, फिर कोयले का उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि हमारे भारत में आजकल प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, तो आप ये सब बताइएगा कौन कौन से हैं ये। खनन उद्योग, ठीक है, खनन उद्योग, फिर लौह एवं इस्पात उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। आपको पता है सीमेंट जो हमारे घरों को या बड़े बड़े बिल्डिंगों को बनाने में उपयोग में लाया जाता है, कोयले का उपयोग और कोयले का उद्योग है। पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा, बड़े बड़े मशीनें हैं उससे हम कपड़े बनाते हैं, ठीक है। रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण जिसे हम ज्वेलरी कहते हैं, ठीक है। और चीनी उद्योग, जैसे मैंने कहा कि गन्ने से चीनी का उपयोग, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, चीनी का उद्योग, बाल्को, हिंडाल्को और नैल्को आदि, ये सब क्या है, ये बैल्को, हिंडाल्को और नैल्को, ये सब मेरे बच्चों, ये सब एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ये सब एल्यूमिनियम के जो है कारखाने हैं, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं, बैल्को, नैल्को, हिंडाल्को, ठीक है। अब ये नाम सुनिए, आपने कभी सुना है ये नाम, नैल्को, बैल्को,
हिंडाल्को, ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है इंडिया की, ठीक है। अब ये बैल्को क्या है, देखो ये देखो, बी बैल्को, ठीक है। दूसरा नाम हमने बोला, क्या बोला दूसरा? दूसरा हमने बोला, जी हाँ, हिंडाल्को, HINDALCO, हिंडाल्को, ठीक है, देख रहे हो। उसके बाद हमने बोला नैल्को, NALCO, नैल्को, ठीक है। ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये सब एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, ठीक है। अब देखो बैल्को, ये देखो बैल्को का पूर्ण रूप क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, वो है बैल्को, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? इसका जो कारखाना है, ये कंपनी कहाँ पर है? कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को का पूर्ण रूप क्या है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हिंडाल्को का पूर्ण रूप क्या बोला मैंने? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। अगला बोला मैंने नैल्को, NALCO, ठीक है, नैल्को। ये इसका पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। तो 3 एल्यूमिनियम कंपनियों के बारे में हमने बताया है ना, ये सब हमारे भारत के जो है उद्योग में से आते हैं, ठीक है। एक तो बैल्को, हिंडाल्को, नैल्को, पुस्तक में देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। ये जो है ये एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। अगर आपसे पूछे भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने कौन से हैं, तो आपके झट से आपका आंसर आना चाहिए बैल्को, हिंडाल्को और नैल्को। यानी कि बैल्को क्या है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। दूसरा हिंडाल्को है, वो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। और नैल्को है, वो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। तो ये तीनों जो है एल्यूमिनियम के उद्योग के कारखाने हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या कारखाने हैं? अब देखो ONGC ऑयल, ONGC और ऑयल, ठीक है। अब देखो अगले कारखानों के नाम बताती हूँ। ONGC, ONGC, ठीक है। ये क्या है ONGC? ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ठीक है। यानी कि ऑयल और तेल की, यानी कि भूमिगत तेलों की और नेचुरल गैस का जो कॉर्पोरेशन कारखाना है, ठीक है। फिर अगला हमने बोला ऑयल, OIL हमारे पुस्तक में है, OIL। ये क्या है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया, ये तेल के कारखाने हैं और ये एल्यूमिनियम के कारखाने हैं। बैल्को, हिंडाल्को, नैल्को ये एल्यूमिनियम के कारखाने उद्योग हैं। और ये क्या है? ONGC और ऑयल, ये क्या है? तेल के और नेचुरल गैस के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी पुस्तक में लिखा है मथुरा में, मथुरा रिफाइनरीज है, मथुरा में जो है मथुरा रिफाइनरीज है, ठीक है। वो ऑयल की ही रिफाइनरीज है, ठीक है, ऑयल की रिफाइनरीज, तेल की रिफाइनरी है मथुरा में, जिससे तेल का खनन किया जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है। देखो कितना बड़ा उद्योग है ये, है ना। ये मथुरा में स्थित है, मथुरा रिफाइनरी, ठीक। अब उद्योगों के क्षेत्र में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया की योजना को शुरू किया गया।
आप में से किसी ने सुना है बच्चों मेक इन इंडिया? मुझे लग रहा है 7वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा मेक इन इंडिया, है ना? पिछले कक्षा में आपने पढ़ा होगा ना मेक इन इंडिया, ऐसा कुछ नाम सुना है आपने? ये मेक इन इंडिया क्या है? ये देखो, मेक इन इंडिया का लोगो है ये, देख रहे हो? मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया। अब ये मेक इन इंडिया क्या है? देखो, मेक इन इंडिया जो है वो भारत को उद्योग के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, अग्रणी बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत है। इसके तहत, अंडरलाइन कर दीजिए पुस्तक में, इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत के विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या बोला मैंने? भारत में बने जो है, जो बाहर के विदेशी जो लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? भारत के विभिन्न व्यवसायों में क्या कर सकते हैं? पैसा लगा सकते हैं, ठीक है, उनको ऐसा अवसर दिया जाता है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए, देखो मेक इन इंडिया है ना, यानी कि क्या है? भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। मेक इन इंडिया यानी कि भारत के जो है बने हुए उत्पादों को क्या करते हैं? पूरे इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाएगा, जिससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही दृढ़ बन जाएगी, बहुत अच्छी बन जाएगी, है ना। जिससे क्या होगा कि विदेशी लोग क्या करेंगे? विदेशी लोग जो है वो लोग हमारे देश में, हमारे कारखानों में, हमारे उद्योगों में पैसे लगाएंगे, तो क्या होगा? हमारे देश में विदेशी पैसे आएंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था और भी अच्छी हो जाएगी, है ना। अब ये मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो एक और बात मैं आपको बताती हूँ जो आपकी पुस्तक में नहीं है। ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए इस वर्ड को, इस लाइन को, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार के नए प्रयोगों, ठीक है, और पहलों की मदद से निर्माण क्षेत्र में सुधार करने के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 25 दिसंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कौन से वर्ष में? 2014 वर्ष में, ठीक है। और इससे क्या होगा? इससे कि रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे, बहुत ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, और छोटे छोटे जो निर्माता लोग हैं, ठीक है, उनको इससे फायदा होगा और भारत जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा क्या कि जो मेक इन इंडिया योजना है इसकी शुरुआत 2014 में हुई, और इसके तहत विदेशों से जो लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं? भारत के विभिन्न व्यवसायों में, विभिन्न उद्योग धंधों में, विभिन्न व्यवसायों में अपना पैसा या पूंजी लगा सकते हैं, ठीक है, उनको एक अवसर दिया जाता है। और क्या होता है इससे? भारत में बने हुए उत्पादों के लिए, भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, उससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, हमारे राज्य में भी और बाहर के राज्यों में भी, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों, ठीक है, बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि हमारे देश में बनी हुई चीजों को ही हम लोग उपयोग करते हुए सस्ते जो चीजें हैं वो हमें प्राप्त होंगी। पहले तो हम बाहर से चीजें मंगवाया करते थे, विदेशों से जब आती थी चीजें वो बहुत महंगे हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन अभी मेक इन इंडिया के तहत में क्या हो रहा है? इंडिया में ही बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को काम मिलता जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि रोजगार के अवसर भी ज्यादा है, और इससे और भी एक चीज है कि
हमारा भारत जो है आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा देश भी जो विकासशील देश है, विकासशील देश से यानी कि डेवलपिंग कंट्री है हमारा जो भारत है ना, वो डेवलपिंग कंट्री से हम भी एक दिन अमेरिका या रशिया या चाइना या चीन की तरह हम भी क्या बन जाएंगे, अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बन जाएंगे और हम भी एक दिन दुनिया के आगे आगे की पंक्तियों में हम आ जाएंगे, है ना। तो ये सब बातें आज हमने पढ़ी है ना। और ये देखो उद्योग के क्षेत्र में क्या पढ़ा हमने, पहले भारत में क्या नहीं था, पहले भारत में उद्योग धंधे कम हुआ करते थे, किंतु आज हमारे देश में बहुत तरक्की कर चुकी है। ठीक है, तो उद्योगों के कारण क्या है, ये अंडरलाइन कर दिया आपने, उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चीज की। ठीक है, इस जो विषय की है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे, और क्या क्या हुए, और लोगों के रहन सहन के स्तर को भी इसने बदल दिया, यानी कि ये जो है लोगों के रहन सहन के स्तर में भी दिखने लगा। ठीक, वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, भारत के जो वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं, खनन उद्योग, अंडरलाइन कीजिए, खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह एवं जिसे हम आयरन एंड, ठीक है, आयरन एंड स्टील उद्योग कहते हैं, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, फिर क्या है, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, ये सभी जो है वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं। फिर बैल्को, हिंडाल्को और नैल्को, ये क्या है, ये सब एल्यूमिनियम के उद्योग है, एल्यूमिनियम के उद्योग है। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओएनजीसी और ऑयल, ये पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। ठीक है, ओएनजीसी और जो है हमारा जो ओआईएल ऑयल है, वो पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। और मथुरा में क्या है, मथुरा रिफाइनरी है। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी, हमने फिर बात की मेक इन इंडिया की, है ना। मेक इन इंडिया जो 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, है ना, इसका उद्घाटन किया था। वो किस लिए था कि हमारे विदेशों से जो लोग हैं, विदेशी जो निवेशक है, वो भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने का उनको अवसर दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे भारत के बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगी, उसकी बहुत ज्यादा मांग बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, विदेशी धन हमारे भारत में आएगा और हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो और भी मजबूत बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी आज दोनों जो टॉपिक मैंने पढ़ा है, एक तो उद्योग के क्षेत्र में और दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा विनिर्माण के क्षेत्र में। ये दोनों आप अच्छे से आज पढ़ेंगे। अब तो रहा मेरा जो प्रश्न था, मैंने एक प्रश्न किया था आपसे, क्या प्रश्न किया था कि कल यानी कि शुक्रवार 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई को हमारे भारत में बहुत ही एक ऐतिहासिक घटना घटी। कोई बच्चा, किसी भी स्कूल का एक बच्चा माइक को अनम्यूट करके मुझे ये बता सकता है कि वो घटना क्या है, वो समाचार क्या है। चलिए बताइए, अब आपका वक्त आ गया, बता दीजिए कोई भी। आप सुन रहे हो ना मुझे? हेलो, सुनाई दे रहा है? किसी ने समाचार पढ़ा कल, किसी ने समाचार देखा कल? चंद्रयान 3 हाँ, लॉन्च हुआ था। अरे वाह, वेरी गुड। कौन से स्कूल से बोला, ये किस बच्चे ने बोला, नाम जरा बताइए अपना, अच्छे से बताइए बेटा, माइक को ठीक से पकड़िए और बताइए, अपने स्कूल का नाम बताइए और अपना नाम भी बताइए। कंपोजिट विद्यालय रमईपट्टी। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय रमनपट्टी ना। ये आपका नाम क्या, आपका नाम क्या बोला?
विश्वकर्मा। हाँ, गौरव कुमार विश्वकर्मा। ओके, गौरव कुमार। बेटा बहुत अच्छा जवाब। तो किसी और ने समाचार देखा नहीं क्या कि अभी कोई सभी बच्चे चुप क्यों है? हाँ, तो कॉम्पोजिट स्कूल के बच्चे ने जवाब दिया है। बहुत अच्छा जवाब है। हमारे भारत को बहुत ही गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि कल हमने 14 जुलाई को क्या किया? हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। मुझे कोई ये बता सकता है ये कौन सा दौत्य है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है? चंद्रयान, हाँ, तीसरा। तीसरा है। अच्छा जवाब दे रहे हो तो जोर से बोलो ना। तीसरा अच्छा है। जवाब दे रहे हो। तीसरा दौत्य है हमारा, है ना, चंद्रयान 3। पहला कौन से वर्ष में था, याद है किसी को? पहला 2014। 2000। ठीक है। कोई मुझे ये बता सकता है कि जो है अभी जो ISRO है, इसरो जिसे हम कहते हैं, उसका चेयरमैन कौन है अभी? इसरो का चेयरमैन कौन है अभी? अभी के जो इसरो के चेयरमैन है, कोई बता सकता है मुझे उनका नाम? अगर किसी को पता है तो आप माइक ऑन करके बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगी आंसर। इसरो के जो अभी के चेयरमैन है वो कौन है? कोई बता रहा है? नहीं। ठीक है, अभी के जो इसरो के चेयरमैन है वो एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है, सभी नोट करके रख लीजिए। एस सोमनाथ जी जो है अभी के इसरो के चेयरमैन है। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं अभी आपको क्या करती हूँ, अभी मैं आपको एक, जिन बच्चों ने समाचार देखा, न्यूज देखा, उनके उनके लिए तो ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा, हम आपको अभी एक छोटी सी क्लिपिंग दिखा दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अपने माइक को सब ऑफ कर दीजिए और ध्यान से देखिए। तो भारत का जो है तीसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 को कल लॉन्च किया गया। कोई कुछ बोल रहा है क्या? चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया गया, वो कब? शुक्रवार को लॉन्च किया गया। दोपहर को कितने बजे? 2:35 पे। ठीक है, 2:35 पे इसको जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये कहां से लॉन्च किया गया? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। ठीक है, वहां के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको छोड़ा गया। अब बता सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी कीमत लगी? इसके लिए 615 करोड़ की लागत लगी है। 615 करोड़ की लागत लगी है। ठीक है, 600 करोड़। ठीक है, 615 करोड़ की लागत लगी है। और इस मिशन को करीब 42 दिन, ठीक है, यात्रा करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास इसको लैंड कराया जाएगा। ठीक है, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव को के पास इसको लैंड कराया जाएगा। चंद्रयान को भेजने के लिए हमें पता है एक लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है ना, हमने पढ़ा था ये, लॉन्च व्हीकल की जरूरत पड़ती है। और इसको कौन लेकर गया? कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल लेकर गया? LVM-3। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल Mark 3। अब देखो ये जरा क्लिपिंग आप देख लीजिए।
ये कितने गौरव की बात है। तो मैंने क्या बोला इसके बारे में, तो चंद्रयान 3 जो है शुक्रवार को लॉन्च किया गया। इसे दोपहर को 2:45 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, इसके वहां पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, और इसकी लागत कितनी थी, 615 करोड़ की लागत हुई। ठीक है, और ये जो मिशन है ये करीब 42 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा। और इसको कौन लेकर गया, कौन सा व्हीकल लेकर गया, लॉन्चर व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारा देश जो है वो 4थे स्थान पर पहुंच जाएगा। बहुत ही गौरव, जो हमारे जो गौरव की बात है हमारे भारत के लिए, है ना बच्चों। ठीक है, ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, अब तुम्हारे लिए हम एक छोटी सी परीक्षा लेकर आए हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा। 10 प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, और वो उन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए मुझे एक एक करके, नोटबुक पे लिख लीजिए। प्रश्नों को मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहला प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, आंसर को आप अपने इसमें लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, टेलीचिकित्सा डैश प्रणाली है, टेलीचिकित्सा डैश प्रणाली है। पहला ऑप्शन आपके लिए पौराणिक, दूसरा नवीनतम, तीसरा इनमें से कोई नहीं। टेलीचिकित्सा डैश प्रणाली है, पौराणिक, नवीनतम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो गया। अब अगला पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के नवीनतम तकनीक, ठीक है, चिकित्सा के नवीनतम तकनीक सीटी का पूर्ण रूप क्या है। चिकित्सा के नवीनतम तकनीक सीटी का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेड कैलीग्राफी। ठीक है, चिकित्सा के नवीनतम तकनीक सीटी का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी या कंप्यूटेड कैलीग्राफी। ठीक, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा, हरित क्रांति किससे संबंधित है। प्रश्नों को अच्छे से सुन लीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है। खाद्यान्न के क्षेत्र से, बी ऊर्जा के क्षेत्र से, सी पशुपालन के क्षेत्र से। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। खाद्यान्न के क्षेत्र से, ऊर्जा के क्षेत्र से, पशुपालन के क्षेत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव पीड़क कीट नियंत्रण, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि किस कृषि के अंतर्गत आता है। जैव पीड़क कीट नियंत्रण, एकदम से आंसर मत लिखिए, प्रश्न को अच्छे से सुन लीजिए उसके बाद लिखिए। ठीक है, जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि किस कृषि के अंतर्गत आती है। अभिनव कृषि, बी पौराणिक कृषि, सी किसी कृषि के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, पहला है अभिनव कृषि, दूसरा है पौराणिक कृषि, तीसरा है किसी भी कृषि के अंतर्गत ये नहीं आती। ठीक है, अगला देखो, हरी खाद, हरी खाद भूमि पर क्या प्रभाव डालता है। हरी खाद भूमि पर क्या प्रभाव डालता है। पहला, भूमि को क्षति पहुंचाता है, भूमि को क्षति पहुंचाता है हरी खाद, या हरी खाद भूमि को पोषण देता है, या भूमि पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। हरी खाद भूमि पर क्या प्रभाव डालता है।
पहला, भूमि को क्षति पहुंचाता है, दूसरा, भूमि को पोषण प्रदान करता है, और तीसरा, भूमि पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। छठवां सवाल, 6th क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर सुब्बाराव, डॉक्टर सी.वी. रमन। ठीक है, डॉक्टर सी.वी. रमन। अब 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से, प्रश्न को ठीक से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक निदान मूलक एवं उपचार मूलक नहीं है? ठीक है, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक निदान मूलक एवं उपचार मूलक नहीं है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक निदान मूलक एवं उपचार मूलक नहीं है? कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, कृषि में जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां किस विधि का प्रयोग होता है? ठीक है, कृषि में जहां जल की उपलब्धता जो है उसका अभाव है, ठीक है, उसका अभाव है, वहां पर किस विधि का प्रयोग होता है? छिड़काव तंत्र और क्या बोला मैंने? ड्रिप तंत्र दोनों विधियों का प्रयोग होता है। कृषि में जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां किस विधि का प्रयोग होता है? छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, दोनों विधियों का ही प्रयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग, ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ई रिक्शा और सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? पहला है तेज रफ्तार के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, तीसरा है एक समय अधिक लोगों को यात्रा करने के लिए। ठीक है, तो ई रिक्शा और सीएनजी गाड़ियों का प्रयोग को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? तेज रफ्तार के लिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, और सी एक समय अधिक लोगों को यात्रा करने के लिए। ठीक है, अब मुझे एक एक करके अपना आंसर्स दे दीजिए। पहला जो प्रश्न हमारा है वो क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेलीचिकित्सा डैश प्रणाली है। टेलीचिकित्सा डैश प्रणाली है। आंसर दीजिए। नवीनतम प्रणाली है। टेलीचिकित्सा जो है, वेरी गुड, नवीनतम प्रणाली है, नई प्रणाली है, नई तकनीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, अगला प्रश्न है, चिकित्सा में नवीनतम तकनीक। ठीक है, चिकित्सा में नवीनतम तकनीक सीटी टोमोग्राफी। हाँ, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बिल्कुल सही। हरित क्रांति
किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति खाद्यान्न के क्षेत्र से संबंधित है। वेरी गुड। अगला है जैव पीड़क कीट नियंत्रण। जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि किस कृषि के अंतर्गत आता है? किस कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क? ठीक से मैंने सुना नहीं। अभिनव कृषि के अंतर्गत, यानी कि नूतन कृषि के अंतर्गत। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हरी खाद भूमि पर क्या प्रभाव डालता है? हरी खाद जो है वो भूमि पर क्या प्रभाव डालता है? अरे वाह, क्या जवाब दिया है ये! क्या हरी खाद भूमि पर क्षति पहुंचाता है? बेटा ये गलत है आंसर, गलत है बेटा ये आंसर। हरी खाद भूमि को, हाँ पहला जो आंसर था वो गलत है बेटा। हरी खाद जो है भूमि पर क्या नहीं करता, कभी भी कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता। वो क्या देती है? भूमि को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, वो भूमि को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, अगला देखो, हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ। वेरी गुड। हरित क्रांति के जनक जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी। ठीक है, अगला 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक नहीं है? कौन सा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बाकी ये देखो, सीटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये दोनों ही क्या है? निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक है ना। अब अगला 9वां, कृषि में जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां किस विधि का प्रयोग होता है? अरे शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। प्रयोग होता है। हाँ, दोनों विधियों का प्रयोग होता है ना। जहां पर जल की उपलब्धता कम है वहां पर छिड़काव तंत्र का भी प्रयोग होता है और ड्रिप तंत्र का भी प्रयोग होता है। गुड। अब 10वां लास्ट प्रश्न हमारा, ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को क्यों बढ़ावा दिया जाता है? हाँ, वेरी गुड। ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों से जो है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए इनका बढ़ावा दिया जा रहा है, वरना हमारा भूमि जो है प्रदूषित होता जाएगा। बहुत ही अच्छे बेटा, गुड आंसर्स। ओके, अच्छी तरह से सबने आंसर्स दिए। और इसी के साथ आज हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं, ये कहते हुए कि जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।